नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। छोटी सरकार बनने के बाद भिवानी को कचरा मुक्त बनाने के लिए वीरवार को डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत नगर विधायक घनश्याम सर्राफ और चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह द्वारा की गई। वहीं उन्होंने नगर वासियों से अपने अपने घरों का कचरा केवल नगर परिषद की गाड़ी में डालने की अपील की। वीरवार को भिवानी नगर परिषद कार्यालय के सामने शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए आज से डोर टू डोर कचरा अभियान शुरू किया गया, जिसको माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ पार्षद व पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए भिवानी में आज 1 सितंबर से कचरा उठाने के लिए एजेंसी को ठेका दिया गया है। यह एजेंसी कचरे का कलेक्शन डोर टू डोर करेगी। इसी को लेकर आज भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ और चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में कूड़े के ढेरों से निजात मिलेगी और जल्द ही शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ेगा। वहीं शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने का ठेका लेने वाली इंदौर की कंपनी तुलस्थान ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। अगर आपके आसपास कचरा है तो डायल करें 9493940001। इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि नगर परिषद पदाधिकारियों ने उनके समक्ष सर्कुलर रोड, शहर के मुख्य बाजार मार्गों से कचरा पॉइंट खत्म करने की बात कही है। शहर में ऐसे करीब 50 पॉइंट हैं जिन्हें प्लानिंग के तहत खत्म किया जाएगा। इसके लिए कंपनी पदाधिकारी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान पार्षदों ने कंपनी प्रतिनिधियों से सफाई व्यवस्था की योजना को लेकर सवाल भी किए और कंपनी प्रतिनिधियों ने संशयों का निवारण किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर सफाई के मामले में स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 पर रहता है और अब भिवानी को भी नंबर 1 बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो आज काम शुरू किया है, उस कार्य का माननीय विधायक जी घनश्याम सर्राफ जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर के सभी साधनों को शहर के अंदर कचरों के उठान के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हरी झंडी दिखाकर विधायक जी को रवाना किया। और मैं मानता हूं कि जो हमारी नई व्यवस्था है, इसमें आप सबका सहयोग रहेगा और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये जो कदम हमने उठाया है, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और शहर कूड़े से निजात मिलेगी इसको। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी की पूरी नगर परिषद की टीम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। और जो घरों के अंदर से कचरे का उठान प्रत्येक गली के जा कर के, प्रत्येक कोने में जा कर के, कहीं ऑटो टिप्पर से, ट्रैक्टर से, जहाँ संभव हो सका उस साधन से कचरे का कलेक्शन होगा और उसको उचित निश्चित जगह पर उसको डाल करके और इसका निस्तारण भी साथ साथ किया जाएगा। एक नई ऐसी व्यवस्था इस टेंडर के माध्यम से हम करवा रहे हैं। भिवानी स्थित लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में रोड सेफ्टी विषय को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम संदीप अग्रवाल ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में रोड सेफ्टी के बारे में भिवानी हलचल की टीम ने एसडीएम संदीप अग्रवाल से खास बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम श्री अग्रवाल ने विभागों को सड़क को बाधित करने वाले पेड़ों की कटाई व छटाई करने, पैंच वर्क करने, स्कूल वाहनों नॉर्म के अनुसार चलाने, साइन बोर्ड लगाने आदि के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। इसके अलावा जहाँ पर सड़कों की मरम्मत की जानी है या सीसी का कार्य होना है, उसे शीघ्र करवाया जाए ताकि सड़क हादसे ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सही होनी चाहिए तथा शहर के प्रमुख चौराहों, मोड़ के आसपास किसी भी प्रकार का वाहन, रेहड़ी आदि को खड़ा ना होने दे, जिससे भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि किसी भी मोड़ या चौराहे के आसपास खुला स्थान होना जरूरी है। उन्होंने यातायात पुलिस को स्कूल वाहन पॉलिसी की सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। वह जिले में प्रत्येक रोड एजेंसी 5-5 किलोमीटर के दायरे में मॉडल रोड बनाने का कार्य करे। रोड सेफ्टी की मासिक मीटिंग के दौरान सभी विभाग अध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी, बीएनआर, एनएचआई, एमसी, इन सभी को निर्देश दिए गए। जो भी हमारे पैच वर्क्स हैं उनको 15 तारीख तक सभी सड़कों पे पैच वर्क का काम पूरा करें। जो भी बरसात से या किसी से भी गड्ढे हुए हैं, पैच वर्क का काम 15 दिन के अंदर संपन्न किया जाए। साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह आदेश दिए गए हैं, जो भी सड़कों के आसपास पेड़ की छटाई करी जाए, जिससे कि
रास्ते की विजिबिलिटी खुली रहे और दूर तक वो रास्ता साफ क्लियर नज़र आए। तो उनको भी टारगेट दिया गया है कि वे 15-20 दिन में सभी घने पेड़ों की छटाई करें, इससे रास्ते की आवाजाही में रहे और दुर्घटना से बचा जा सके। इसी के साथ सभी स्कूलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जो स्कूली वाहन हैं, बसें हैं, उसमें जितने भी अपने रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करें। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उसमें जीपीआरएस लगा होना चाहिए और साथ में सभी सीट और जो भी द्वार है प्रॉपर होने चाहिए। ये सभी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि अब इसमें एक विजिलेंट हमारी टीम तैयार की जा रही है जो कि सभी वाहनों को चेक करेंगी। स्कूल्स की जो बसेस हैं उनके लिए स्पेशल टीम गठित करके ये चेक करवाई जाएंगी कि क्या वह सभी पैरामीटर्स को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, जिससे कि बच्चों की देखरेख को, बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखा जा सके। और साथ ही ये भी था कि 5 इसमें मॉडल रोड्स बनाई जाएंगी जिसका अभी DNIT तैयार की जा रही है। उसमें कुछ रोड से बढ़िया बेटर, जैसा कि मॉडल रोड नाम ही दिया गया है, उसमें सभी सुविधा प्रदान की जाएंगी। ये आने वाले समय में मॉडल रोड्स भी तैयार होंगी 5। इसमें सभी विभाग को यही कहा गया है जो सड़कों में नियम है और साथ ही जितने भी दुर्घटना हुई हैं इस समय में उसके लिए भी मार्गदर्शन दिए हैं कि ऐसा जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ की एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उस पर ध्यान दिया जाए कि आगे मिनिमाइज एक्सीडेंट होए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो यही सब हमारे मेन पॉइंट्स थे जो कि हमने मंथली जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग है उसमें डिस्कस किया गया। सर काफ़ी बार देखा जाता है कि बच्चों ऑटो में बच्चे जाते हैं और बसों में भी ज़्यादा स्पीड से चलती है, उनके लिए क्या है? इन सभी को स्कूल के प्रिंसिपल्स को और साथ ही जो अपना RTA डिपार्टमेंट है, DO साहब को ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि किसी तरह की भी कोई यातायात की अवहेलना नहीं। स्थानीय कृपाराम की गली निवासी कुणाल सोनी ने यूनिवर्सिटी परीक्षा में 25वां रैंक हासिल करके भिवानी का नाम रोशन किया है। राजस्थान में जज बनने का श्रेय कुणाल सोनी ने अपने माता पिता और अपने परिजनों को दिया। वहीं भिवानी वासियों ने उनके जज बनने पर उन्हें जोरदार बधाई दी। भिवानी के स्थानीय कृपाराम की गली निवासी कुणाल सोनी ने राजस्थान जज भर्ती में 25वां रैंक हासिल कर भिवानी का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि भिवानी निवासी कुणाल ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती में रैंक हासिल किया था और अब राजस्थान सिविल जज की भर्ती में भी उन्होंने भिवानी का नाम रोशन किया है और 25वां रैंक हासिल किया। वहीं कुणाल ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भिवानी में ही पूरी की, इसके बाद ग्रेजुएशन और अपनी LLB का कोर्स पूरा किया। पिछले 2 वर्षों से लगातार कुणाल मेहनत कर रहे हैं और सिविल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कुणाल ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी पढ़ाई घर पर ही जारी रखी और भिवानी आकर उन्होंने लगातार कई घंटों की मेहनत के बलबूते पर आज एक नहीं 2 राज्य में सिविल जज की भर्ती से अपने माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर कुणाल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। वहीं इस उपलब्धि पर कुणाल के माता पिता ने कहा कि कुणाल की इस उपलब्धि से आज उनके बेटे ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सभी दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम कुणाल सोनी है एंड मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भिवानी के वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद मैं वैसे बेसिकली मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था, तो मैंने उसके बाद BCom ऑनर्स रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 2016 में। उसके बाद ही मैंने 3 ईयर LLB कोर्स किया था कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2019 में। जैसे LLB करने के बाद मैंने अपनी न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद 2020 में कोविड आने की वजह से मैं अपने घर पे यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो पिछले 2 साल से मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान न्यायिक सेवा का यह मेरा प्रथम प्रयास था और इससे पहले मैंने अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में भी 9वां रैंक हासिल किया, जिसकी मैं नियुक्ति का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस दौरान मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा में भी 25वां रैंक मैंने हासिल किया, जिसका परिणाम कल घोषित हुआ था। और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने दोस्तों और मेरे गुरुजनों जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, उन सबको मैं अपना श्रेय और अपने परिवार को श्रेय देना चाहता हूँ। कितनी वैकेंसी थी, कितना कंपटीशन होता है, कितने घंटे की मेहनत से आपने? देखिए सर, घंटे इसमें इतने मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है कि आप कितनी क्वालिटी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे एग्ज़ाम आता है तो आपको नो डाउट आपको थोड़े आर्ट्स इंक्रीज़ करने पड़ जाते हैं। लेकिन ये था कि पिछले 2 साल से जैसे मैं घर पर भिवानी में रह के तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट होता था कि मैं डेली 2 से 3 घंटा तो डेली निकालूँ। जैसे एग्ज़ाम डेट नोटिफाई हो जाती है तब थोड़ा सा आर्ट्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता था।
तो किस प्रकार की तैयारी ली आपने, कोचिंग ली है कहीं से, किस प्रकार जो और बच्चे हैं आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देखिए अचीवमेंट है, क्या रहती है? देखिए सर, कोचिंग एक सिर्फ एक गाइडेंस होती है। जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था फैमिली में, ना आस पड़ोस में, तो इसलिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ी। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के अगर हम या आईटी का दौर देखें तो यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है। आप चाहें तो काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी काफ़ी पढ़ाई कोचिंग दिल्ली से ली वैसे मैंने, पर उसके बाद भी मैंने यहाँ पर पिछले 2 साल से मैं अपने यूट्यूब से या डिफरेंट सोर्सेज, जहाँ से भी मुझे जो भी सोर्सेज मिलता, वहाँ से मैं अपनी इसकी पूरी तैयारी की है। और कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 साल जो कोविड में कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सपोर्ट मिला? हाँ जी, देखिए ये तो ज़रूर होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई फैमिली में गाइड करने वाला है, आपके आस पड़ोस में कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। बट हाँ, जिस कॉलेज से मैंने LLB की, वहाँ पर काफ़ी सीनियर्स थे जो इसी ही फील्ड में मतलब उसकी तैयारी कर रहे थे। वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली। और मैं मतलब जो भी मेरी वीडियो, जो भी दर्शक ये देखते हैं, जो इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर मेहनत और कंसिस्टेंसी अगर आप ज़रूर रखेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर सफलता पाएंगे। अगर मैंने अपना यह मुकाम हासिल किया, तो आप भी ज़रूर अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करेंगे। तो उनका मेरा यही एक युवाओं को यही एक संदेश रहेगा कि मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरा नाम मुरारी है, कुणाल मेरा बेटा है। तो ये मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई है। ये अपनी पढ़ाई 7-8 घंटे डेली करता था, और उसी का रिजल्ट आज इसको ये मिला है। क्या कैसा महसूस हो रहा है बेटे की तैयारी को? मेरे को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। परिवार इस चीज़ में और किस प्रकार परिवार में, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। मैं कुणाल की मम्मी हूँ, वहाँ रखती हूँ। मेरे बेटे ने ना मेहनत बहुत की, बहुत इसकी खुशी पे मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसकी सफलता पे। कितने घंटे की मेहनत? क्या हाँ, 5-6 घंटे तो मतलब लगातार रोज़ पढ़ता ही था ये। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई अपनी ज़रूर करता था ये। कभी ऐसा मिस नहीं किया कि मैंने अपनी पढ़ाई पे इसने वो किया हो। पढ़ाई ज़रूर करता और मन लगा के करता था। आज इसकी सफलता, सबकी कामयाबी, सबके आशीर्वाद से ये आज इस मुकाम पे पहुँचा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोरोना महामारी के बाद भिवानी से अलवर अलीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा का शुभारंभ वीरवार को कर दिया गया है। सीधी बस सेवा का शुभारंभ नगर विधायक घनश्याम सर्राफ व रोडवेज महाप्रबंधक नेत्रपाल द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि जल्दी ही भिवानी शहर की लोकल बस सेवा को भी शुरू कर दिया जाएगा। वीरवार को भिवानी बस स्टैंड के GM नेत्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए डिपो की बस सेवा आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के लिए पहली बार भिवानी से बस सेवा शुरू की गई है। इससे पहले इस रूट के यात्रियों को पहले दिल्ली जाना पड़ता था और फिर दिल्ली से अलीगढ़ के लिए अन्य बस में सवार होना पड़ता था, लेकिन अब भिवानी से सीधे बस यात्री अलीगढ़ पहुँच सकेंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भिवानी में जल्द ही मिनी बसेस को भी चालू किया जाएगा, जो स्थानीय बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक जाएंगी। किस टाइम चलेंगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल स्टेट ट्रांसपोर्ट और हमारे PST साहब और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की गाइडेंस में भिवानी नई ऊंचाइयों को छू रहा है जी। भिवानी हमारा जो है लगभग टॉप 5 में स्टैंड कर रहा है फिलहाल, और हमने नई लंबी रूट की बसें चलाने की जो है कवायद स्टार्ट की है, जिनमें सबसे पहले आज हमने 2 बसें स्टार्ट की हैं। एक हमारी बस 9:30 बजे भिवानी से अलवर के लिए गई है, और एक हमारी बस 10 बजे भिवानी से और अलीगढ़ के लिए प्रस्थान हुई है आज पहली बार। और जो हमारी अलीगढ़ वाली बस जो गई है, वो बस हमारी जो गई है अलीगढ़ वाली, उस बस में हमारे जो माननीय MLA साहब हैं, विधायक जी हैं, स्थानीय विधायक जी हैं घनश्याम सर्राफ जी, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर अलीगढ़ वाली बस को चालू किया गया है। और माननीय विधायक जी की एक डिमांड थी, यहाँ जब वो आए मेरे बस अड्डे पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो अलवर वाली गाड़ी है उसको मेहंदीपुर बालाजी तक एक्सटेंड किया जाए, जो कि मान ली गई है और हम कोशिश कर रहे हैं। उसका परमिट हमें मिलता है आगे तक, आगे वाला, तो हम उसको जो है मेहंदीपुर बालाजी तक एक्सटेंड कर देंगे। और उसके साथ साथ मेरी कोशिश है डिपो स्तर पे कि भाई हम इस महीने जो है पटियाला वाया जींद नरवाना होती हुई गाड़ी जाएगी हमारी जो है भिवानी से और पंजाब में, ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो भिवानी के लोगों को उस तरफ जाने के लिए। इसके साथ साथ अभी मैं हमारे 2 कर्मचारियों को भेज रहा हूँ उस डिपो के, जो ट्रैफिक से संबंधित एक हमारे क्लर्क हैं
ताकि वो लखनऊ से काउंटर साइन करा के परमिट लेके आए। और उस कड़ी में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक गाड़ी भिवानी से हम वाया दिल्ली मुरादाबाद भेजना चाहते हैं। वाया गढ़गंगा होकर गाड़ी जाएगी। लोगों को एक दिन में हमारी 2 नदियों को भी देखने का मौका मिलेगा, यमुना को और गंगा को भी। और पीतल नगरी है मुरादाबाद, काफ़ी श्रमिक यहाँ आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है जो मैंने सुना है, उस कवायद में गाड़ी चलाई जा रही है, मतलब चलाने की कोशिश की जाएगी। और एक गाड़ी इसी महीने हम कोशिश करेंगे कि नैनीताल, जो लोग जाने के इच्छुक है पहाड़ी स्थानों पे, नैनीताल बहुत अच्छा पर्यटक स्थल भी है, वहाँ नैनीताल तक हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो नैनीताल में एंट्री नहीं है गाड़ियों की। लेकिन हल्द्वानी जो नीचे 50 किलोमीटर पहले पड़ता है, काफ़ी अच्छा स्टेशन है वो भी, काठगोदाम और हल्द्वानी, हमारी रेल की लाइनें भी वहीं तक बिछी हुई हैं उस रूट के ऊपर, तो हमारी गाड़ी एक हल्द्वानी तक भी जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, कोशिश हमारी चल रही है जो है डिपो स्तर पर। तो ये चलाने की हमारे फ़िलहाल ये है। और एक सिटी सेवा भिवानी के लोगों को, भिवानी शहर के लोगों को सिटी सेवा देने की भी कवायद चल रही है। पहला रूट हम ट्रायल बेस पे चलाना चाहते हैं भिवानी से और रेलवे स्टेशन वाला। अगर वो कामयाब होता है तो सिटी सेवा को एक्सटेंड किया जाएगा, और इस कड़ी में अब जो आगे होगा वो धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। सर, हमारी बसों की कितनी डिमांड थी और अभी कितनी नई बसें आई हैं? महकमे की तरफ से हमें 30 नई बसें मिलेंगी, जिनमें से 4 बसें हमको मिल चुकी हैं। एक बस तोसाम जो सब डिपो यहाँ का, एक बस वहाँ शिफ्ट की जा चुकी है, और 3 बसें हमारे पास भिवानी के पास हैं जो लंबे रूटों पे आज चलाई गई हैं गाड़ियाँ। इसी प्रकार जो नई बसें जाएंगी उनको कोशिश की जाएगी लंबे रूटों पे दी जाए, क्योंकि लंबे रूटों पे बसें लंबा चलती हैं, जो करीबन 350-400 किलोमीटर या 450 किलोमीटर पे एक दिन में सफ़र कर जाती हैं। उसमें पुरानी बसें कामयाब नहीं होती, कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन न हो, इसलिए लंबी जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो लंबे रूटों पर दी जाए। नगर परिषद भिवानी से टेका प्रथा के अंतर्गत कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर्मचारी द्वारा की गई। वहीं इन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की, और ताकि वे अपने परिवार की भरण पोषण कर सके। रेलवे रोड पर स्थित नगर परिषद कार्यालय में ठेके से हटाए गए कर्मचारियों ने नौकरी बहाली की मांग को लेकर वीरवार को रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे नगर परिषद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा अब नए ठेकेदार आते ही सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसी मांग को लेकर आज उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया और उन्होंने चेयरपर्सन से अपील की है कि उन्हें तुरंत नौकरी पर रखा जाए। वहीं चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि जल्द ही हटाए गए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस रखा जाएगा तथा जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उन कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाएगा, और जो कर्मचारी बचेंगे उनका भी समाधान किया जाएगा। 7-8 साल हो गए हमारे को काम करते करते, 150-200 है। क्या बोलेगा? हम ये बोल रहे हैं अब हम हटा दिए गए, हमारा क्या होएगा, अब सोल्यूशन निकालो इस बात का। क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं भी हमारे को डीसी रेट लिया जाए। भाई हम ये चाहते हैं कि हमने कमेटी के थ्रू लिया जाए और हमारी अच्छी थोड़ा भी ठीक पे हो। और भाई नौकरी करें 5-6 साल हो गए भैया हमने काम। क्या नया आदेश आया, क्या बोला गया? कह रहे हैं 10-15 दिन का टाइम दिया गया हमारे को, लेकिन आप नू बताओ हम 10-15 दिन जाए कहाँ? ठेका पे कह रहे हैं, ठेके पे हम करना नहीं चाहते। लेडीज जाना मना कर रहे हैं कि भी लेडीज नहीं रखी जाएगी। चेयरमैन साहब ये कहते हैं यहाँ पे कमेटी में भी लेडीज नहीं लगाई जाएगी, तो लेडीज तो ये चेयरमैन भी तो लेडीज बन रही है, ये लेडीज कहाँ जाएंगी ये बताओ? हैं, घर में भी लेडीज है, कहाँ नहीं है लेडीज? आप ये बताओ क्या मांग करते हैं? मांगिए भैया, मानने दिया तो कमेटी में लो और या कंपनी में लो। हमने इतने 5-6 साल हो गए, कहाँ जाओगे, हमारे बच्चे क्या खाओगे? जी, हमारी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि जो हम ठेका प्रथा के आदमी थे जिन्हें 6-7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लगाया जाए, ना कि किसी दूसरे को। जो फॉर्म भर कर लगाए गए हैं उनसे पहले हमारी इस चीज़ को हमें आगे किया जाए। जी, हम हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बच्चे छोटी छोटी लेडीज़ है, इनको सभी को रोज़गार दिया जाए। चेयरमैन साहब से हमारी गुजारिश है कि पहले हमारी की जाए, बाद में उनको लिया जाए। हम किसी के क्या कहा भाई ये कहा गया भाई कुछ बंदे आपके अभी लगा लेते, कुछ बाद में लगा लेते। यूँ बताओ जी, जो नया बंदा है वो किसी की ना किसी की अप्रोच कर लगवा के लग रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हम हैं। कोरोना काल में हमने काम कर रखा, उन बंदों ने नहीं कर रखा। हमने ऐसा गंदा काम करा जिस पर छोटे छोटे बच्चों ने अपना
भाई अपने बच्चों ने छोड़ के गए यहाँ, अरे उनका जाके अभी कोरोना काल में किसी की डेड बॉडी है, किसी घर से कूड़ा उठाना, उसको कोरोना था उस टाइम पे, लॉकडाउन भी था, सब कुछ था। हम फिर अपने घर भी गए, अपने बच्चे भी संभाले, हमने अपनी ज़िंदगी दाव पे रखी है जी। हम बस सरकार से ये निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के कि सबसे पहले हमारा आगा लिया जाए, ना कि दूसरों का लिया जाए। सितंबर महीने को मनाया जाएगा पोषण महीने के रूप में, यह कहना है भिवानी की कार्यक्रम अधिकारी दर्शना का। वहीं उन्होंने बताया कि केवल पोषक आहार देकर शरीर स्वस्थ नहीं बनता, इस कार्य के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाना है, जिसकी शुरुआत वीरवार से की जा चुकी है। इस दौरान महिलाओं व बच्चों को संपूर्ण पोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। पूरे माह के दौरान महिलाओं को पोषक आहार बनाने की रेसिपी की जानकारी देने के साथ साथ उनके बीच बेस्ट रेसिपी, रंगोली व चार्ट मेकिंग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। गाँव-गाँव में पोषक आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यात्राएं भी निकाली जाएंगी और सितंबर माह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को पोषक आहार बनाने व इसके लाभ के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं पीओ दर्शना ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों की जानकारी जुटाकर उन्हें पोषक आहार, आयरन व अन्य दवाइयां देकर उनके पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सभी माताओं को वेट चार्ट के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें पोषक आहार बनाने की विधियां समझाई जाए। इसके साथ साथ विभाग स्कूल हेल्थ टीम को हर 3 महीने में बच्चों के स्वास्थ्य जाँच के लिए भेजे। इसके लिए पूरी समय सारणी बनाकर इलाके में इसका पूरा प्रसार प्रचार किया जाए, जिससे यह अब टीम अपने इलाके का दौरा करे, तब सभी अभिभावक अपने बच्चों का हेल्थ चेकअप करवा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की समय समय पर समुचित चिकित्सीय जांच भी करवाई जाए। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान से इस अभियान को शुरू किया था, पोषण अभियान को। इसका मेन मकसद यही है भारत को कुपोषण मुक्त करना, और इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लगातार 2018 से लगे हुए हैं, वैसे तो पूरी साल चल रहा है ये, पर सितंबर माह में पूरा महीना पूरी एक्टिविटी के साथ कर रहे हैं। ये एक जन जागरूकता अभियान है। इसमें महिलाओं और बच्चों और सभी महिला और पुरुष को लिया जाता है जागरूक करने के लिए। पोषण स्तर का बढ़ावा देना मेन मतलब ये है। आज भी हमारे बच्चे और महिलाएं, जब भी चेकअप होता है, देखा जा रहा है कि 50% से ऊपर महिलाएं एनीमिक पाई जा रही हैं। और इसका मेन कारण ये है गरीबी के साथ साथ अज्ञानता और हमारी खाने पीने की आदतें। तो हमारा कैंप लगा कर, रैली निकाल के, शपथ दिलाकर, हमारा मेन मकसद यही है इनको जागरूक करना। 1 सितंबर से हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। जिले के 1282 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, जिसके आसपास के 5 घरों में पोषण वाटिका लगाई जाएगी, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, मेथी, धनिया, और इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग करने के लिए डीसी साहब के मार्गदर्शन में हम जिले में लगभग 6400 घरों में पोषण वाटिका तैयार करवाएंगे। और 6400 ही नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करेंगे। घर में बनी हुई हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ों का, घर में बनी हुई चीज़ों का, पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल ही करें। इसके लिए हम रेसिपी कंपटीशन भी करेंगे, जिसमें घर में उपलब्ध सभी दाल चावल मिक्स अनाज खाने वाले, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने वाले जागरूक करेंगे। साथ साथ स्वच्छता पर पूरा। दादरी गेट पर एक बीमार व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिलने के बाद स्थानीय निवासी छानबीन में लग गए। सूचना पाकर अपना घर सदस्य उसे प्रणामी मंदिर ले गए, जहां पर इलाज के दौरान अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान हेतु उसे 72 घंटे के लिए अस्पताल में रखवा दिया। दादरी गेट पर बीमार अवस्था में मिले नाम पता नामालूम प्रभुजन की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले दादरी गेट के समीप एक बीमार व्यक्ति बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी सूचना प्रणामी मंदिर में स्थित अपना घर आश्रम की टीम को दी गई, जिस पर अपना घर आश्रम की टीम व्यक्ति को आश्रम में ले गई और उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई और यह व्यक्ति पहचान बताने में भी असमर्थ था, इसलिए
पुलिस के द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई भी पहचान का पता लगता है तो वह अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में संपर्क कर सकते हैं। इस व्यक्ति के शव को पुलिस ने 72 घंटे के लिए चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में रखवा दिया है। कल हमारे पास टेलीफोन आया था सामान्य अस्पताल की चौकी से कि भाई एक नाम पता नामूल आदमी दाखिल हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है। पता किया, ये अपना घर प्रणामी मंदिर के अंदर वे लोग आए हुए थे। उन्होंने बताया कि ये 2 दिन पहले प्रणामी मंदिर के सामने अचेत अवस्था में मिला था और उनको इलाज हमने ले गए थे, उनको नहाया धोया, खाना खिलाया और उसको कल उल्टी आई थी और उल्टी आई थी तो उन्होंने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले आए थे और जब भी वो पहुंचा तो डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया था। ये लावारिस है। यदि किसी को पहचान होती है या आप किसकी बताता है कि इसकी पहचान किस तरह होती है तो इसको हमने पहचान के लिए सरकारी अस्पताल में 72 घंटे लिए रखा हुआ है। यदि किसी को तो ले जाए। इसको यदि किसी आदमी को इस व्यक्ति की सूचना मिलती है, पता चलता है ये आदमी वैसे तो हमारे थाने 88 140 11 455 पर सूचित करें या कंट्रोल रूम से करें या मेरा नंबर है 98 123 89 272 पर आप संपर्क करके बताएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।